उसमें आपका क्या क्या कवर हो जाएगा, आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा, आपका इंग्लिश कवर हो जाएगा, देन उसके बाद आपका मैथमेटिकल पोर्शन कवर हो जाएगा, यानी कि आपका जनरल अवेयरनेस कवर हो जाएगा, करंट अफेयर हो जो जनरल अवेयरनेस पार्ट होगा वो कवर हो जाएगा। तो एक तीर से मेरे पास चार निशाने आ रहे हैं, तो मैं क्यों ना पहले उसी को भी करूं। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश जायसवाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी टीचर पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोगों से कि हमने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई। एक्चुअली जॉब लगने के कारण हम सब जो मेरे YouTube चैनल पे हमारे साथ जुड़े हुए थे वो थोड़ा बिजी हो गए थे, इस कारण हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। तो माफ़ी चाहता हूँ। और आज का जो वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोगों ने डिमांड की थी। आप सबको जैसा पता ही है कि नवोदय विद्यालय संगठन एनवीएस का फॉर्म आ चुका है, टीजीटी पीजीटी अभी नॉर्मल प्लेन एरिया के लिए आया है, नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट भी अभी आने वाली है। तो बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे, डिमांड इन द सेंस कि मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या चीज़ें बारे की हमें ध्यान में रखनी चाहिए और हमें क्या क्या फॉलो करना है कि हम 2 से ढाई महीने के अंदर ये पेपर क्रैक कर लें। तो बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैं अपनी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो मैंने फॉलो की थी, एंड उसके बेसिस पे आप डिसाइड कीजिएगा कि वो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, क्योंकि एट लास्ट स्ट्रेटेजी आप ही की होती है, क्योंकि आप भी को इम्प्लीमेंट करना है किस तरीके से आपकी सिचुएशन है, आप जॉब करने वाले हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आप ही का काम होगा पूरा का पूरा। बट मैं इतना मेक श्योर कर दूं आपको कि अगर आपको 2 से ढाई महीने के अंदर ये पेपर क्रैक करना है तो आपको 8 से 10 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे 2 या ढाई महीने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो एनवीएस एनवीएस जैसे कि आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय संगठन, बेसिकली हम जवाहर नवोदय विद्यालय में एक टीचर के तौर पे तैनात होते हैं। 2019 और 20 का जो रिक्रूटमेंट था वो मैंने क्रैक किया था, मैंने और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने क्रैक किया था। तो सबसे पहली चीज हमें ये बात समझ में आई थी ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आप ध्यान में रखना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको पता चल ही रहा होगा कि पेपर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। इनफैक्ट एक मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, या तो लोअर मिडिल क्लास है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मैनेज करना, क्योंकि एक पोस्ट की कीमत, इन द सेंस कि एक फॉर्म भरने की कीमत, अगर मैं टीजीटी का फॉर्म भर रहा हूँ तो 1800 लग रही है, और ऐसे में अगर पीजीटी का भरूंगा, नॉर्थ ईस्ट का भरूंगा तो यार ये 7,000 से भी पार चली जाएगी। तो पेपर बहुत ज्यादा महंगे है, फॉर्म बहुत ज्यादा महंगे है। तो मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि फॉर्म भरने से पहले एक बात मेक श्योर करना कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बताया मैंने कि 2019-20 का किस्सा था, जब हम इंटरव्यू के लिए गए थे तो अप्रोक्सीमेटली 900 प्लस कैंडिडेट्स को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, और हार्डली 750 कैंडिडेट्स आए थे इंटरव्यू देने के लिए। एंड आपको जान के हैरानी होगी उस चीज में भी 750 इंसान तो आए वहां पे इंटरव्यू देने के लिए, बट इंटरव्यू दे कौन पाया? हार्डली 600 लोग ही इंटरव्यू दे पाए, वो भी 600 बहुत ज्यादा बता रहा हूँ आपको। तो 150 प्लस कैंडिडेट्स जो थे वो क्या थे, एलिजिबल ही नहीं हुए, वहां पे गए इंटरव्यू देने के लिए बट इंटरव्यू दे नहीं पाए, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था उनका। तो आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फॉर्म भरने से पहले जरूर ये देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। और हमने एक एलिजिबिलिटी का वीडियो डाला भी हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट जो पहले से सिलेक्टेड है उनसे बात कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे की बातें। ये तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी के लिए बताया। अब दूसरा पॉइंट है मेरा कि आप प्रिपेयर कैसे करें 2 से ढाई महीना, क्योंकि हम मैं भी एक बात मान के चल रहा हूँ कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट होने के कारण, एनबीएस में जॉब करने के कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एनबीएस अपना प्रोसीजर बहुत जल्दी जल्दी फॉलो करता है। वो ढीला ढाला काम नहीं करेगा कि आप ये बोलें कि अगर आज फॉर्म निकाल रहा है तो वो 6 महीने बाद, साल महीने बाद आपसे एग्जाम लेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर फॉर्म मैक्स टू मैक्स कब तक भरा जाएगा, 20 से 22 जुलाई तक भरा जाएगा। एंड आप मान के चलिए कि वहां से अगर वो एक हफ्ते का भी फॉर्म एक्सटेंड करते हैं तो 30 जुलाई तक का फॉर्म होगा, आप मान के चलिए। एंड वहां से 1.5 महीने और ले लीजिए आप, तो कुल मिला के आज की डेट से अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो आपके पास 2.5 महीने होंगे एग्जाम देने के लिए। तो आप उसमें कैसे प्रिपेयर करें? सबसे पहली चीज तो जब से मैं टीचिंग जॉब को फॉलो कर रहा हूँ तब से करीबन 2017 में हम लोग पास आउट हुए बीएड के लिए, हम टीचर टीचर के लिए एलिजिबल हुए। बट हमने फॉलो कहाँ से करना चालू किया था, 2015-14 से हमने फॉलो करना चालू कर दिया था कि टीचर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपको मैं ये बता दूं, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट का ये पहला एग्जाम होगा
2015-16 के आसपास से, इसमें नेगेटिव मार्किंग होने जा रही है। तो आप ये ध्यान में रखना कि बहुत दिनों बाद कोई ऐसा एग्ज़ाम आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचिंग एग्ज़ाम आ रहा है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो बहुत से लोग ये बात भूल जाएँगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो केवीएस हुआ था, एनवीएस हुआ था या सीटेट जो कुछ भी एग्ज़ाम होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है टीचिंग में। बट ये पहली बार बहुत दिनों बाद हो रहा है ऐसा कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है ये। अब आते हैं पैटर्न पे इसके। स्लाइटली डिफरेंट है लास्ट टाइम के 2019-20 का जो हमने फॉर्म दिया, एग्ज़ाम दिया था, उससे थोड़ा-सा अलग पैटर्न है इस बार का। तो पैटर्न पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके हिसाब से आपको बताऊँगा कि आप कैसे प्रिपेयर करें। एंड ये बेसिकली मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ वो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए ही होगी, ठीक है? आप उसमें से जो ग्रैप्स कर सको दूसरे सब्जेक्ट वाले के लिए तो वो और अच्छी बात है, वरना जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस पे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक तो पैटर्न में आप देख पा रहे होंगे कि इस बार 3 घंटे का पेपर, लास्ट टाइम भी हुआ था, इस बार भी 3 घंटे का पेपर ही होगा, बट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो थोड़े से कम हो गए। लास्ट टाइम 180 क्वेश्चन पूरे के पूरे थे, बट इस बार जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 क्वेश्चंस होंगे टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। 150 क्वेश्चन, 150 में से 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, एक होगा हिंदी, एक होगा इंग्लिश एंड एक होगा रीजनल लैंग्वेज। ये 3 पार्ट, 10-10 क्वेश्चन, मतलब 10-10 मार्क्स के, ठीक है? ये होंगे क्वालिफाइंग नेचर के। क्वालिफाइंग नेचर मेरा कहने का मतलब क्या हो जाता है कि ये अगर मानो हिंदी अगर 10 मार्क्स का है, 10 में से आपको 4 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालीफाई कर पाओगे। इंग्लिश में भी 10 में से 4 आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालीफाई कर पाओगे पेपर चेक करवाने के लिए। जो रीजनल लैंग्वेज होगी आपकी, मराठी होगी, गुजराती होगी, हिंदी होगी, जो कुछ भी मदर टंग होगी आपकी, उसमें भी आपको 10 में से 4 लेकर आने होंगे। तो इन शॉर्ट 150 में से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। तो ये 30 अगर हटा दूं तो मेरे पास क्वेश्चन कितने बचे? 120 क्वेश्चन बच गए। अब ये 30 इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि लास्ट टाइम का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, या मेरे साथ के भी बहुत सारे मेरे दोस्तों ने पेपर दिया था, या जो मेरे जूनियर्स ने पेपर दिया था, उन्होंने मेरे को एक चीज बताई थी कि सर हमारा पेपर तो बहुत अच्छा गया था, बट हम ये जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो यार जब क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आपका पेपर ही नहीं चेक हो पाएगा। तो इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये जो पेपर है हिंदी, इंग्लिश एंड ये जो रीजनल लैंग्वेज के, ये आप क्वालिफाई करो तभी आपका पेपर चेक होगा, वरना तो पेपर ही नहीं चेक होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं जरा, ये बस ये 30 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, 30 मार्क्स वाले, ठीक है? आप इसमें आप 4 नंबर लेके आओगे तभी एलिजिबल हो पाओगे, आपके आगे की जो कॉपी होगी, जो 120 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो चेक होने के लिए। तो हम आते हैं 120 क्वेश्चन पे अब, ठीक है? 120 क्वेश्चन में कैसे बाइफरगेट हुआ है ये सब चीजों को बताता हूँ। 80 मार्क्स का पोर्शन होगा आपके सब्जेक्ट नॉलेज पे, जिसकी डिफिकल्टी लेवल उन्होंने क्या बताया है कि ग्रेजुएशन तक के डिफिकल्टी लेवल दिए जाएंगे क्वेश्चंस के, ठीक? एंड देन 80 के अलावा जो बचे हुए 40 हैं, 40 में से 10 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे आपके नॉलेज ऑफ आईसीटी के, जो कंप्यूटर नॉलेज होगा। एंड फोर्थ पार्ट होगा इसका टीचिंग पेडागोजी का, ठीक है? तो 10-10 मार्क्स के कितने हो गए? 40 हो गए। एंड 40 में से अगले जो बचे हुए 80 क्वेश्चन थे वो तो सब्जेक्ट नॉलेज के। ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी आपको। अब आपको समझ में आ रहा है कि 2/3 पोर्शन, 2/3 पोर्शन सिर्फ सब्जेक्ट बेसिस का है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है तो आपका एक अपर हैंड है किसके? एग्जाम के ऊपर। अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज थोड़ा सा कम है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट या जो नॉर्मल इंग्लिश हिंदी वाला पार्ट आपका ज्यादा अच्छा है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज में। क्योंकि बेसिकली जैसे आप केबीएस का पेपर देखते हो, लास्ट टाइम भी हुआ था, उससे पहले भी जो हुआ था, तो उसमें जनरल पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सब्जेक्ट नॉलेज को थोड़ा कम पूछा जाता है, इनफैक्ट पूछा ही नहीं जाता। तो वहां पे जो जनरल तैयारी कर रहा होता है इंसान, उसकी थोड़े से अपर हैंड होती है, ठीक है? बट इस वाले पोर्शन में जो नवोदय विद्यालय का पेपर होता है, इसमें अपर पोर्शन उसका होता है, अपर हैंड उसका होता है जिसके पास सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी हो। क्योंकि 2/3 पार्ट तो क्या होने जा रहा है? सिर्फ आपका सब्जेक्ट बेसिस का होने जा रहा है। तो ठीक है, हम देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करके मैं आगे बढ़ता जाऊंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले 10 मार्क्स की जो रीजनिंग आएगी मैं उसके लिए बता देता हूँ आपको। 10 मार्क्स की रीजनिंग जो होगी वो एसएससी लेवल की आने वाली है, ठीक है? यहाँ पे मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, मैं क्वांट्स की बात नहीं कर रहा। क्वांट्स मतलब मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो जो अलग सब्जेक्ट के इंसान है, मतलब जो अलग अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदी इंग्लिश वाले या सोशल साइंस वाले, वो इस बात के लिए कंफ्यूज हैं कि भाई ये जो 10 नंबर की मैथ्स आने वाली है, तो मैथ्स नहीं आने वाली है वहाँ पे, वहाँ पे वो रीजनिंग वाला पार्ट आएगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है एसएससी लेवल का।
ठीक है, तो एसएससी लेवल के जो पेपर्स होंगे आप उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो रीजनिंग का पोर्शन आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्टी वाली पार्ट नहीं है। सेकंड आता है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में मैं यार देखो, क्लियर कट बात बोलूंगा आपको। सिंपल सी लॉजिक है। आप 10 मार्क्स के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो भी होगा, इकोनॉमिक्स, ये कवर करने बैठ गए तो आपके मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब साल 2 साल लग जाते हैं इसको कवर करने में। तो 2 से ढाई महीने में कवर होने वाले भी नहीं है। ठीक है। और जिसकी जीएस मतलब जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी भी होगी ना, वो 10 में से 7 या 8 लेकर आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक एवरेज कैंडिडेट मान के चल रहा हूँ कि मतलब जैसे हमारे जैसा इंसान होगा, तो वो क्या होगा कि 10 में से 4 ला सकता है सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के भी। तो मैं ये बोलूंगा कि अब 2 4 3 नंबर के लिए आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ये पागलपन है। ठीक है, आप 2 से ढाई महीने में कवर नहीं कर पाओगे। आप सिंपल एक ही काम करोगे वहां पे 2 से ढाई महीने के लिए, कि जो 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स हैं, आपसे उस पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि सिर्फ इतने पोर्शन पे कवर करना। और करंट अफेयर में ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप सब पढ़ डालना। ठीक है, ये सब यार ऐसा काम नहीं करना कि गधे वाली हरकतें कर रहे हैं कि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं 2 से ढाई महीने में। 2 से ढाई महीने में आपको सिर्फ एक स्मार्ट स्टडी करनी होगी, तभी आपका पेपर क्रैक करने वाला है। वरना मतलब गधे वाली जो काम करते हैं कि बस काम किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, वो बाकी लोग भी कर ही रहे हैं। सिलेक्शन लेना है तो आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी ही पड़ेगी। ठीक, तो मैं सिंपल सी बात बता रहा था कि जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में आप ध्यान देना कि सिर्फ आप करंट अफेयर ही पढ़ो अभी के लिए 2 से ढाई महीने में। अगर आपके पास नॉलेज है ज्योग्राफी, पॉलिटी या हिस्ट्री की तो वेल एंड गुड है, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप 10 में से 3 4 मार्क्स तो करंट अफेयर के होंगे, कम से कम वो तो कवर कर लोगे आप। ठीक, तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको 2 4 साइटें बता देता हूँ, और जो आप कवर कर सकते हो जिसके थ्रू हार्डली 6 से 8 महीने का करंट अफेयर कवर करके जाना, आप ज्यादा नहीं कवर करके जाना। तो सबसे पहले मैं जो प्रेफर करता था बेसिकली, वो एक था क्रेजी जीके ट्रिक्स करके था। यूट्यूब पे एक चैनल है, क्रेजी जीके ट्रिक्स। ठीक है, ये मंथली करंट अफेयर पहले दिया करता था, आज के टाइम पे शायद ये वीकली करंट अफेयर देता है। ठीक है, तो आप इससे भी कवर कर सकते हैं कि वीडियोस देखते जाइए और याद करते जाइए कि क्या क्या हुआ है। देन सेकंड मैं बोलना चाहूंगा स्टडी आईक्यू के वीडियोस बहुत अच्छे हैं, मंथली करंट अफेयर का वो देखिएगा। और उत्कर्ष क्लासेस भी चलती है। ठीक है, तो उत्कर्ष क्लासेस की भी वीडियोस बहुत अच्छे हैं मंथली करंट अफेयर के। एंड जिसमें थोड़ी बहुत हिम्मत ज्यादा बच जाए पढ़ने के लिए, उसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक रामबाण इलाज है इसका करंट अफेयर का। अगर आप गूगल पे जाके टाइप करते हो ना, द हिंदू रिव्यू, हिंदू अखबार जो आता है ना, द हिंदू रिव्यू, मंथली करंट अफेयर अड्डा 247 का पीडीएफ निकालिएगा। ठीक है, वो मंथली करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे तरीके से देंगे। एंड उस करंट अफेयर में भी आपको कुछ ही कुछ चीजें पढ़नी है। जैसे कि आप सब चीज पढ़ने मत बैठ जाना, जैसे बैंकिंग अफेयर्स होंगे, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना क्या क्या होगा आपको, स्पोर्ट्स अफेयर्स पढ़िए, उसमें स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़िए। ठीक है, आप बुक एंड ऑथर्स की पढ़िएगा, नेशनल अफेयर्स की न्यूज, एक दो जो बुक एंड ऑथर वो सब पढ़िएगा, और जो स्कीम्स क्या है, उस रिगार्डिंग आप पढ़िएगा। सारी चीजें पढ़ना बैठेगा। जो हाईलाइटेड पोर्शंस होते हैं वही ध्यान में रखिएगा, आती है तो वही आगे भी आएगी। देन उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा, तीसरा पोर्शन आ जाता है, 2 पोर्शन कवर हो गए। पहला रीजनिंग का कवर हो गया, दूसरा हो गया अपना ये जनरल अवेयरनेस का। एंड तीसरे पोर्शन पे आऊंगा मैं आपके नॉलेज ऑफ आईसीटी। आईसीटी का जो नॉलेज है कंप्यूटर बेस्ड। आप यार देखो 10 मार्क्स के लिए इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि आप कहीं से कुछ उठा रहे हो, कुछ भी पढ़े जा रहे हो। बस गूगल पे एक छोटा सा चीज टाइप कर देना कि पीडीएफ फॉर द नॉलेज ऑफ आईसीटी एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आपको जो भी एक पहली पीडीएफ मिलेगी, 50 60 पन्नों की होगी या 70 पन्नों की होगी, आप उसी को पढ़ डालना, वही एक एनएफ होगी आपको 7 से 8 मार्क्स दिलाने के लिए। 10 में 10 तो मैंने ये नहीं बोलूंगा कि आपको मतलब सबको मिल जाएंगे, जिसके पास अच्छी नॉलेज होगी वो पक्का कवर कर ही लेगा। बट 7 से 8 नंबर आने के लिए एक छोटी सी पीडीएफ भी पढ़ दोगे तो आप वो काफी है, मोर देन एनफ हो जाएगी आपके लिए। देन चौथा पोर्शन आता है टीचिंग पेडागोजी का। टीचिंग पेडागोजी में आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आपने सीटेट के लिए प्रिपेयर किया होगा तो जो टीचिंग पेडागोजी पढ़ी थी वही आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा, आपके पास वो नोट्स नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाइएगा, अरिहंत की एक छोटी सी बुक आती है। ठीक है, टीचिंग पेडागोजी के लिए तो आप उसको प्रिफर कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी बुक है। एंड देन उसके अलावा मैं क्या बताऊँ अकबर टीचिंग पेडागोजी के लिए, हाँ, और एक थोड़ा छोटे सा एक नॉलेजेबल पार्ट या मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको। 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन तो ऐसे आने वाले हैं जो कि सिचुएशनल क्वेश्चन होंगे।
सिचुएशनल क्वेश्चन मतलब कैसा, मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि मानिए आपसे वो पूछ देगा कि आप क्लास में गए हो एंड बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, मान के चलो। तो वो आप क्या-क्या कर सकते हो, उसके 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें 4 ऑप्शन में क्या सूटेबल रहेगा आपको वो बताना होगा। और अभी जैसे मैं इंडक्शन कोर्स पे गया था अपने नवोदय विद्यालय के संगठन की तरफ से, तो मेरे को एक बात समझ में आई कि नवोदय विद्यालय का सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक कौन-सा है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, रिवाइज़्ड वाला एंड पहले वाला भी। ठीक है? तो जो बीएड का पोर्शन कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है। ठीक है? आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड दूसरी चीज़ और क्या थी? हाँ, इंटेलिजेंस, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो गार्डनर की थी, ये सारी चीज़ें जो थ्योरीज़ थी वो थोड़ी बहुत देख लीजिएगा। तो ये बेसिकली ये 40 मार्क्स का पोर्शन मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे कवर करेंगे। देन आते हैं हम सब्जेक्ट पोर्शन पे। सब्जेक्ट पोर्शन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सब्जेक्ट पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप मतलब मान के चलिए कि आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ऐसे भी बढ़ जाते हैं। एक तो अभी इन 80 पोर्शन को मैं कैसे कवर करके चलूँ, मैं वो देखता हूँ ज़रा। तो देखिए 80 पोर्शन में आप अभी सिर्फ़ 2 से ढाई महीने में मैं आपको क्या बोलूँगा कि क्या कीजिए। लिखने के लिए तो उसमें लिखा भी हुआ है नोटिफ़िकेशन में कि ग्रेजुएशन तक की डिफ़िकल्टी लेवल आएगी, बट ग्रेजुएशन तक का अगर आप पढ़ने बैठ गए तो भाई 2 महीने, ढाई महीने तो क्या वो साल भर भी लग जाएँगे आपको अगर ग्रेजुएशन तक का पढ़ने के लिए आप गए तो। तो स्मार्ट स्टडी के लिए मैं बोलना चाहूँगा या जो स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहेंगे उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप देखिए 2 से ढाई महीने में आप सिर्फ़ 9 से 12 तक का पोर्शन कवर कीजिए। क्लास 9 से लेके 12 तक का पोर्शन अगर आप कवर करने जा रहे हैं, तो आप बहुत ईज़िली कवर कर सकते हैं। अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप बस एनसीईआरटी तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपको करना ही करना है। उसके हर एक क्वेश्चन जो होंगे ना, वो मैं करके ही जाऊँगा। आप ये ठान के चलो, ठीक? 9 से 12 तक की एनसीईआरटी तो आपको मतलब ज़बान पर रटी होनी चाहिए एंड रटी हुई इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे ना, आप उसको करने मत बैठना, सीधे उसकी रिज़ल्ट याद कर लेना। ठीक है? मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर मान लो कि वो ये नहीं पूछेगा कि आपसे कि एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल जो है उसका सम 360 डिग्री होता है, तो ये प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा, वो सीधे रिजल्ट पूछ लेगा अगर पूछना भी हुआ तो उसको। तो मैं सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको कि जैसे आप देखो 11th क्लास या 12th क्लास में पीएमआई है, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अगर उसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश करते जाते हैं एन तक, तो उसका रिजल्ट आपको याद करके चलना है। ठीक है? आप ये मत सोच के चलो कि वो प्रूफ करने के लिए पूछेगा आपसे, ये गलतफ़हमी मत रहना आप, ठीक है? मिसलेनियस बहुत अच्छे से करोगे आप, देन उसके बाद से एनसीईआरटी बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे और इतना मेक श्योर करना कि आप अगर एनसीईआरटी कर रहे हो, ठीक है? तो वो अच्छे से करो। दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा टाइम बच रहा है, मान के चलो आप 10 से 15 दिन के अंदर 10th क्लास का पोर्शन, 9th क्लास का पोर्शन कर रहे हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास अगर स्पीड अच्छी है, तो आरडी शर्मा के जो एमसीक्यू वाले पोर्शन में होते हैं, आरडी शर्मा के एमसीक्यू के पोर्शन होंगे हर चैप्टर के बाद वो नई वाली एनसीईआरटी में आरडी शर्मा में आपको क्या मिल जाएगा एमसीक्यू के पोर्शन मिल जाएँगे। आप उसको ज़रा अच्छे से सॉल्व करके जाना, ठीक है? मैंने भी सॉल्व किए थे बट मैं 12th क्लास का पोर्शन नहीं सॉल्व कर पाया था, 11th तक मैं सॉल्व कर पाया था। उसके बाद वो पेपर आ ही गया था, तो मैंने 1 हफ्ते पहले ही पढ़ाई बंद कर दी थी और मैं रिवाइज़ कर रहा था जो मैंने पहले से पढ़ा हुआ था। एक तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर आपके पास टाइम बच रहा है, तो आरडी शर्मा के जो एमसीक्यू के पोर्शन्स होंगे उसी को मतलब आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। उसका सारे एक्सरसाइज़ मत कीजिएगा, लास्ट की जो एक्सरसाइज़ होती है वो एमसीक्यू की होती है, तो आप उसको सॉल्व करना। और आरडी शर्मा जिसके पास नहीं है, मैं उसके लिए सजेस्ट करूँगा जो मैंने किया था। मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी एक प्रिपेयर कर रहा था जब हम लोग दिल्ली में थे। तो हमने क्या किया था, हमने ऑनलाइन आरडी शर्मा मँगवाई थी, ठीक है? ये यार पैसे बचाने के तरीके होते हैं, हमारे पास एग्ज़ैक्टली उतने पैसे हुआ नहीं करते, तो हमने कैसे पैसे बचाए थे वो देखिए, कि आरडी शर्मा हमने मँगवाई एंड देन उसमें से एमसीक्यू वाले जो पोर्शन्स थे वो ज़ेरॉक्स करवा लिए और फिर वापस बुक रिटर्न कर दी, ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप आरडी शर्मा लेके आइए, अगर नहीं है, ठीक है? तो किसी से माँगिए या फ़ोटो खींच के अपने पास रखिए एंड वापस रिटर्न कर दीजिए। तो ये पैसे बचाने का अच्छा तरीका है। पर एनसीईआरटी अपने पास रखिए और उसको सॉल्व कीजिएगा और आरडी शर्मा से भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक हो गया 9 से 12 तक की बात, ठीक है? और ग्रेजुएशन का पोर्शन मैं मना ही करूँगा कि आप अभी मत छूइए, क्योंकि यार आप ग्रेजुएशन का पोर्शन लेने जाते हो तो ग्रेजुएशन का पोर्शन बहुत वास्ट हो जाता है, ठीक है? ग्रुप्स हो गए, सब ग्रुप्स हो गए, ये सारी जितनी चीज़ें होंगी, साइकिल होगी, ग्रुप साइकिल होगी, ये बहुत ज़्यादा पार्ट लंबा खिंच जाएगा। लीनियर अलजेब्रा हो गया ये सब, ठीक है? तो अगर कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ठीक? तो ये हो गया प्रिपेयर करने का तरीका हो गया। अब
मैं स्पेशली एक लास्ट में कहता है ना क्रक्स देना चाहूंगा मैथ्स वालों के लिए, टीजीटी मैथ्स वालों के लिए। अगर आप मेरी बातों को फॉलो कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर, एक क्यू मैथ्स करके साइट आती है, नहीं होगा तो मैं खुद ही इस वीडियो के नीचे लिंक में डाल दूंगा। प्रीवियस ईयर के जो पेपर होंगे, एक सीजीएल का प्री का जो पेपर होता है वो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है। आप एक दिन में एक पेपर सॉल्व कीजिए। अगर आपके 100 में से 40 भी नंबर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट उस 100 के 100 क्वेश्चन देखिए, उसके अगले दिन उसको एनालाइज कीजिए, उसके अगले के अगले दिन भी एनालाइज कीजिए। एक दिन पेपर सॉल्व कीजिए, 2 दिन उसको एनालाइज कीजिए, ठीक है। उसमें आपका क्या क्या कवर हो जाएगा, आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा, आपका इंग्लिश कवर हो जाएगा, देन उसके बाद आपका मैथमेटिकल पोर्शन कवर हो जाएगा, यानी कि आपका जनरल अवेयरनेस कवर हो जाएगा, करंट अफेयर हो जो जनरल अवेयरनेस पार्ट होगा वो कवर हो जाएगा। तो एक तीर से मेरे पास 4 निशाने आ रहे हैं, तो मैं क्यों ना पहले उसी को भी करूं, ठीक है। आप 1 घंटा दीजिए, 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है वो, ठीक है, 100 क्वेश्चन। एंड देन उसको अगले दिन और उसके भी अगले दिन, 2 दिन आप उसको एनालाइज कीजिए कि आपके क्या क्या गलत हो रहे हैं और कैसे कैसे करना है उस चीज को, पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। तो दैट्स ऑल, मेरे ख्याल से इतना काफी होगा आपको प्रिपेयर करने के लिए। एंड जाते जाते मैं एक पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा, ठीक है। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि यार बोलते हैं कि प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाई, टाइम नहीं मिल पाया, ये नहीं मिल पाया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यार, आपकी प्रिपरेशन कभी भी 100% नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात आप ध्यान में मान के चलो कि अगर आप लड़ाई करने जा रहे हो, लड़ाई इन द सेंस एग्जाम देने, कि जब तक मेरी 100% प्रिपरेशन नहीं होगी तब तक मैं लड़ाई करने नहीं जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। 100% प्रिपरेशन किसी को हो भी नहीं सकती है, ठीक है। इनफैक्ट जो यूपीएससी का पेपर भी क्रैक करते हैं, आप उनसे भी कभी बात करोगे या उनकी बातें भी सुनोगे तो वो बताएंगे आपको कि 100% कवर कभी हो ही नहीं सकता। आपको पेपर जो देना है उसमें कंपटीशन आपका, आप जैसे बच्चों से ही है, आप जैसे कैंडिडेट से ही है। आपका कंपटीशन एनवीएस वालों से नहीं है कि आप सोच के चलोगे कि अगर उन्होंने मेरे को 150 क्वेश्चन दिए हैं तो मैं 150 में से 150 करूं। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आपका कट ऑफ कितना जाएगा, 70 जाएगा, 80 जाएगा, ठीक। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपकी कंपटीशन आपके जैसे बच्चों से ही है, आप जैसे कैंडिडेट से ही है। तो आप ये बात मान के चलो कि जो भी नॉर्मल चीजें होंगी उसमें आप 100% कवर नहीं कर सकते, तो आपने जो भी पढ़ा होगा, आपने 60% 70% का सिलेबस जो भी कवर किया होगा, वो आप कॉन्फिडेंस से देके जाना। वो अगर वो आप कॉन्फिडेंट हो कि आप 60% भी अगर अच्छे से कर रहे हो ना, तो आप मान के चलो कि आप कट ऑफ आराम से कवर कर जाओगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको जरूरत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और हो सका तो मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी, नमस्ते।